हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। क्लास 12 फिजिक्स नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और हम देख रहे हैं यूनिट 6 चैप्टर 9 प्रकाश की ऑप्टिक्स और 9A कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं 9B समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, और ये चैप्टर है प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं पर आधारित। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्श्विक विस्थापन, लेटरल शिफ्ट। तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, लेटरल शिफ्ट किसे कहते हैं। और फिर से एक बार बोलना चाहता हूं आप सभी बच्चों से, और हर क्लास में ये चीज बोलूंगा कि पढ़ाई बिल्कुल भी ढिलाई मत कीजिए। पढ़ाई करनी है अच्छे से कीजिए, थोड़ा थोड़ा समय आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए दीजिए और पढ़ाई को एक निरंतरता प्रदान कीजिए, कंटिन्यूटी प्रदान कीजिए। आपको डेली पढ़ना है क्योंकि समय अभी आपके पास बहुत है और छोटी छोटी चीजों को आपको समझते चलना है। क्लास 12 फिजिक्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोर्स जो आपका सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये आपकी पढ़ाई की जिंदगी भर, पढ़ाई की जिंदगी, क्लास जो भी आप स्टार्टिंग करते हैं वहां से लेकर 12th तक, यहां तक की कमाई होती है क्लास 12th पर। तो क्लास 12th का रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हो, इसके लिए आपको क्लास में शुरू से, मतलब साल के शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो आज की क्लास की बात करते हैं। आज हम आपको समझाने वाले हैं बच्चों पार्श्विक विस्थापन, लेटरल शिफ्ट के बारे में हम बताएंगे कि क्या होता है पार्श्विक विस्थापन, और फिर इसके बाद हम यहां आपको सूत्र निकाल कर दिखाएंगे किसके लिए, पार्श्विक विस्थापन या लेटरल शिफ्ट के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं आप सभी बच्चों के साथ में। बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास, सबसे पहले हम पार्श्विक विस्थापन आप सभी बच्चों को बताते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, बोलता है जब कोई प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है। प्रकाश की किरण जो होती है वो समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है, तो निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। निर्गत किरण और आपतित किरण हमेशा समांतर होती है बोलते हैं। इस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, अब दोनों किरणें आपस में समांतर रहेगी, आपतित किरण और निर्गत किरण, तो उनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है वह पार्श्विक विस्थापन कहलाती है बोलते हैं। डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा। यहां मैंने एक पृष्ठ ले लिया, समांतर फलक, ठीक है। मैं इसको नाम देना चाहता हूं। चलिए हम इसको नाम दे देते हैं बच्चों। ये है A, B, ये C और ये D, ठीक है। ये हमने ले लिया है ABCD। अब यहां मैं सबसे पहले अभिलंब बना देता हूं। चलिए, ये पहला अभिलंब और ये दूसरा अभिलंब, ठीक है। यहां हमने 2 अभिलंब ले लिए। अभिलंब को हम नाम दे सकते हैं, ये हमने नाम दे दिया M1, N1, और ये हो गया हमारे पास अभिलंब M2, N2, ठीक है। 2 अभिलंब, दोनों अभिलंबों को हमने नाम दे दिया। अब आगे यहां मैं एक प्रकाश किरण आपतित करा रहा हूं। आपतित प्रकाश किरण को भी हम नाम दे देते हैं PQ। क्या नाम दे देते हैं हम, PQ। और ये QC, अभिलंब की ओर झुकती हुई कौन सी बिंदु पर, R बिंदु पर चली गई। और जैसे ही ये R बिंदु पर आएगा फिर से इसका माध्यम चेंज हो जाता है और ये कौन सी दिशा में, S, R से S दिशा में, ये कुछ इस तरह से क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है, ठीक है। ये चीज तो ये तो आपको मालूम है। यहां हम माध्यम लिख देते हैं। सबसे पहले ये माध्यम था हमारा वायु। वायु कैसा माध्यम होता है, विरल माध्यम है। फिर ये हमारा दूसरा माध्यम था, ये क्या था, ये था कांच। कांच सघन माध्यम होता है। और वापस ये जो तीसरा माध्यम है वो वायु है, ठीक है। तो प्रकाश किरण पहले वायु से कांच जा रही है, फिर कांच से कहां आ रही है, वायु। तो चलिए हम बताते चलते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। PQ क्या चीज है, ये है हमारे पास में आपतित किरण। PQ क्या है, आपतित किरण। ये जो QR थी, QR ये अपवर्तित किरण है। और ये जो
आर एस है वो है निर्गत किरण। आर एस कैसी किरण है? वो एक निर्गत किरण है। ठीक है, आगे अब इसके बाद में आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण आई। अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण आर। ये भी अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण आर, और निर्गत किरण अभिलंब के मध्य बना कोण निर्गत कोण ई। ओके, तो इतने सारे हमारे पास में यहाँ एंगल बन गए। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब यहां सबसे पहले मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए हम आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर है ये हमको प्रूव करना है। चलिए हम प्रूव करते हैं यहाँ। तो चलिए प्रूव करेंगे। कहां से बोलता है? सबसे पहले बोलता है बच्चों बिंदु Q पर। बिंदु Q आपको दिखाई दे रहा है, बिंदु Q पर कौन से नियम से बोलते हैं? स्नेल के नियम से। ठीक है, बिंदु Q पर स्नेल के नियम से। बिंदु Q पर अगर हम स्नेल का नियम लगा देते हैं तो बिंदु Q पर स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा प्रकाश किरण बिंदु Q पर कहां से जा रही है? वायु से जा रही। कहां? कांच पर, तो एयर टू ग्लास। तो ये हम लेंगे ए म्यू जी। ए म्यू जी आपतन कोण है साइन आई, अपवर्तन कोण है साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारे पास बन गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1। फिर से अब हम बिंदु R पर लेंगे। कहां लेंगे हम? बिंदु R पर। तो सेम बिंदु R पर कौन से नियम से? एक बार फिर से स्नेल के नियम से। बिंदु R पर स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम हम बिंदु R पर देखते हैं एक बार फिर से। तो क्या आ जाएगा? यहां देखिए, यहां अगर हम ये देखेंगे कि प्रकाश किरण कहां से? कांच से वायु में जा रही है, तो आपतन कोण की अगर बात करेंगे तो वो आपतन कोण हो जाएगा R, और जो अपवर्तन कोण की बात करेंगे तो अपवर्तन कोण हो जाएगा E। तो यहां प्रकाश किरण कांच से जा रही कहां? वायु में, तो जी म्यू ए इज इक्वल टू आपतन कोण साइन आई की जगह आ जाएगा यहां R, और अपवर्तन कोण R की जगह आ जाएगा यहां E। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। क्लियर है बात? आप ध्यान से देख लीजिए डायग्राम। फिजिक्स में चित्रों का बहुत महत्व होता है, डायग्राम का बहुत महत्व होता है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बिंदु Q पर, ये जो बिंदु Q है वहां हमने सबसे पहले स्नेल का नियम लगाया। ये हमारे पास में बिंदु Q है, तो बिंदु Q पर लगाया तो वहां आपतन कोण I था, अपवर्तन कोण R था। जब हमने बिंदु R पर लगाया तो वहां आपतन कोण की जगह हमको R दिखाई दे रहा है, अपवर्तन कोण, और जो अपवर्तन कोण होना चाहिए था उसकी जगह हमको निर्गत कोण E दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया। अभी अभी हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था कि ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 आप देख सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। इसलिए ए म्यू जी समीकरण नंबर 1 से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ये हो जाएगा हमारे पास में साइन आई अपॉन साइन आर इंटू ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल टू 1। साइन आर कैंसल, और यहां हमारे पास में आ रहा है साइन आई अपॉन साइन ई इज इक्वल टू 1, या हम इसको लिख सकते हैं साइन आई इक्वल साइन ई। साइन आई इक्वल क्या लिख सकते हैं? साइन ई, या यहां से प्रूव हो जाएगा कि आई इक्वल होता है ई के, अर्थात आपतन कोण बराबर होता है किसके? निर्गत कोण के। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से। हमने स्टार्ट किया बिंदु Q पर, कौन सा नियम लगाया हमने? स्नेल का नियम लागू कर दिया। ए म्यू जी इज इक्वल टू आया हमारे पास में साइन आई अपॉन साइन आर। फिर हमने क्या किया? बिंदु R पर, तो बिंदु R पर आई की जगह आपतन कोण की जगह R दिखाई दे रहा है, और अपवर्तन कोण की जगह E, तो साइन आर अपॉन ई। हमको मालूम था ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए, लेक्चर नंबर 3 में देखा है, इजिकल टू 1 होता है। तो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, साइन आर कैंसिल हो गया, और बचा क्या हमारे पास में? हमारे पास में बचता क्या है? हमारे पास में साइन आई अपॉन साइन ई बचता है। ठीक है,
एक को हमने दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर दिया, साइन आई इजिकल टू साइन ई, मतलब आई इजिकल टू ई, अर्थात आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में हो जाते हैं यहां बराबर। इस तरीके से आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है। अब हम आगे देखेंगे कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए पार्श्विक विस्थापन के लिए। पहले ये चीज आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए कि किस तरीके से हम लिखते हैं। और आपको मैंने बार बार बोला है बच्चों कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो क्लासेस हम लेते हैं उसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको आना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमने अपना टेलीग्राम चैनल बनाकर रखा हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे जो भी हम यहाँ वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाते हैं उन सभी का। ओके बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो चलिए अब बात करते हैं हम पार्श्विक विस्थापन की। तो फिर से एक बार मैं आपको परिभाषा बताना चाहता हूं कि क्या लिखे थे हमने पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा में। बोलते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से आपतित होती है, तो समांतर फलक वाला माध्यम यहां कांच लिए हैं, समांतर फलके हैं एडी और बीसी। ठीक है, तो निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है बोलता है। तो निर्गत किरण और आपतित किरण सदैव समांतर होती है, हमको डायग्राम में देखना है। तो चलिए मैं आपतित किरण को आगे बढ़ाता हूं डॉट डॉट लाइन से। ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के दोनों कैसे हैं बोलता है, समांतर होते हैं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर होती, इस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, तो अब इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी हम r से देखेंगे। ये हमने यहां लंब डाल दिया और ये लंबवत दूरी, ये पॉइंट को मैं लिखता हूं l। तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये जो RL है इसको मैं लेता हूं स्मॉल डी। क्या ले लेता हूं, स्मॉल डी। ये होता है बेटा पार्श्विक विस्थापन। समझ में आया? जब भी कोई प्रकाश किरण, फिर से एक बार सुनिएगा, समांतर फलकों वाले, ठीक है, माध्यम से अपवर्तित होती है, तो कहां से अपवर्तन हो रहा है, तो समांतर फलक वाला है एडी और बीसी, इसके फलक कैसे हैं, समांतर हैं। तो प्रकाश किरण बोलता है आपतित किरण और जो निर्गत किरण होती है सदैव समांतर होती है। तो मैंने आपतित किरण को आगे बढ़ा दिया, तो दिखाई दे रहा है आपतित किरण, ये आपतित किरण डॉट डॉट लाइन में, और ये हमारी निर्गत किरण, दोनों की दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है। तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी बोलता है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी हमारे पास निकल कर आया RL, हमने इसको ले लिया स्मॉल d। ठीक है, तो यहां हमारे पास में ध्यान से देखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो ये जो आया हमारे पास में पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन कितना है, ये हमने नाम दिया RL और इसको लिखा d। क्या मान लिया हमने इसको, d। तो ये पार्श्विक विस्थापन RL इक्वल टू d। ठीक है, और फिर से यहां हम मानेंगे, माना ये जो फलक है AB, उसकी मोटाई को हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल t ले लेते हैं। तो ध्यान रखना दोनों के बीच की लंबवत दूरी RL को d लिए, और ये जो फलक है, समांतर फलक है, उनके बीच की दूरी मतलब AB इज इक्वल टू हमने ले लिया t। हमको d के लिए फॉर्मूला निकालना है। किसके लिए फॉर्मूला निकालना है बच्चों, d के लिए। d का मान हमको यहां निकालना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, इसके लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं हम, ये M1 N1 था, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरह से हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये M1, ये हमने लिया था N1। ठीक है, M1 क्या लिया था हमने, N1, ये ले लिया था। यहां पर देखिए ये R है, ये भी R है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ये फार्मूले में, ठीक है, अब ये AB के बीच की दूरी को भी हमने क्या माना है, इसको भी लिख देते हैं हम T। इसको हम क्या लिख देते हैं बच्चों, इसको हम T लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम यहां स्टार्ट करेंगे, कहां से, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज QN1R में, त्रिभुज QN1R में। यहां मैं निकालता हूं cos R। क्या फाइंड करता हूं यहां, cos R। तो cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार
दिखाई दे रहा है आपको QN1 ये, ठीक है, ये QN1 आधार है और कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास में QR, कर्ण क्या दिखाई दे रहा है QR, QN1 और AB आपस में बराबर है तो QN1 की जगह हम पुट कर सकते हैं T और ये T अपॉन आ जाएगा हमारे पास में QR। यहां से हम QR की अगर वैल्यू निकालें, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालें, QR की वैल्यू निकालें तो QR ऊपर चला जाएगा और ये फार्मूला बनेगा T अपॉन कॉस R। क्या बन गया हमारे पास फार्मूला, T अपॉन कॉस R। तो सबसे पहले याद रखना आप त्रिभुज QN1R ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसमें निकाल लेना। अब फिर से एक बार, एक और त्रिभुज है हमारे पास समकोण त्रिभुज, ये QRL त्रिभुज QRL में, कहां देखेंगे हम त्रिभुज QRL में, तो QRL में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बच्चों, ये देखिए ये आपतन कोण क्या है I है, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये पूरा का पूरा कोण भी कितना होगा I होगा, ठीक है, और ये आधा कोण R है तो ये बचा हुआ कोण ये जो दिखाई दे रहा है हमको, ये जो कोण दिखाई दे रहा है ये कोण का मान जो है वो हो जाएगा I माइनस R। कितना हो जाएगा हमारे पास में I माइनस R। बात समझ में आई, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये पूरा का पूरा कोण, ये कोण अगर I है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा I हो जाएगा, और यहां अपवर्तन कोण R है आधा तो बचा हुआ कोण क्या हो जाएगा हमारे पास I माइनस R। तो त्रिभुज जो है हमारे पास QLR, ठीक है, समकोण त्रिभुज है या QRL जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। मैं अगर मैं निकालूंगा साइन तो एंगल क्या है, यहां से देखेंगे साइन हमारे पास में एंगल क्या बन रहा है I माइनस R, और साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह में आ जाएगा RL, लंब की जगह में क्या आ जाएगा RL, और कर्ण की जगह में एक बार फिर से आ जाएगा हमारे पास में QR। इसीलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में रहता है सर हमने ये QR क्यों निकाला, तो QR इसलिए निकाला था क्योंकि यहां हमको जरूरत पड़ने वाली थी, ठीक है। अब देखेंगे हमको तो RL निकालना है, तो RL निकालने के लिए हमको लंब बटा कर्ण करना था, इसीलिए हमने साइन निकाला। तो RL मैंने आपको बता दिया है क्या चीज है, ये D है और ये D अपॉन क्या आ रहा है हमारे पास में QR आ रहा है, और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं D की तो D इज इक्वल टू QR, इधर पक्षांतर हो गया और ये आ जाएगा साइन I माइनस R। तो ये D के लिए हमारे पास में एक फार्मूला बन जाता है, D इज इक्वल टू QR साइन I माइनस R। अब यहां आप QR की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो D इज इक्वल टू QR अभी मैंने निकाल के रखा है T, एक मिनट रुकेंगे ना, फिर से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों फिर से देखना, D इज इक्वल टू QR साइन I माइनस R, आगे D इज इक्वल टू QR की वैल्यू पुट करना, तो ये हो जाएगा T साइन I माइनस R अपॉन कॉस R, ये होगा D के लिए फार्मूला, ठीक है, ये होता है लेटरल शिफ्ट या पार्श्विक विस्थापन के लिए फार्मूला। इसी को हम एक दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं, मगर पहले आप इतना एक बार फिर से समझ जाइए, ठीक है। हमको D निकालना था, तो देखो D निकालने के लिए हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ QLR, ये लंबवत दूरी था, ये QLR बन रहा है, ठीक है। तो अगर हमको D निकालना है तो D लंब है, हमको कर्ण अगर पता चल जाएगा तो हम लंब बटा कर्ण से निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या लिया था QN1R, ये त्रिभुज लिया, क्यों, क्योंकि हमको यहां से QR मतलब कर्ण निकालना था, तो cos R लिया, ये होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा क्या होता है कर्ण, तो आधार ये AB को हमने T मान लिया QR, तो यहां से QR इज इक्वल टू T अपॉन कॉस R मिल गया। फिर हमने QRL में क्या निकाला साइन I माइनस R, RL अपॉन QR, ये D अपॉन क्या हो गया QR, D इज इक्वल टू QR साइन I माइनस R हो गया, D इज इक्वल टू QR की जगह T अपॉन क्या आ गया हमारे पास में cos R आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास में फार्मूला बन गया। हम चाहें तो इसी को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि बोलता है I को अगर हम 0 लें, आपतन कोण अगर 0 होगा तो मालूम है आपको R टेंस टू भी क्या हो जाएगा 0, अगर I की वैल्यू 0 हो रही है तो R की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और cos R cos 0, ठीक है, cos R cos 0 प्लस 1 होता है, तो cos R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अगर R का मान मैं अगर 0 रखता हूं तो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी।
इसलिए ये जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू टी, ठीक है, इससे पहले अतः हम कर सकते थे साइन आई माइनस आर को, इसको भी लगभग बराबर लिख सकते हैं किसके, आई और आर का मान बहुत कम हो गया, हमने 0 0 लिख लिया तो आई माइनस आर के, इसलिए अब करेंगे d बराबर टी, ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर और कॉस आर तो 1 हो गया, कॉस आर तो कितना हो गया 1 हो गया, तो d इज इक्वल टू टी इंटू आई माइनस आर, या फिर हम इसको लिखते हैं बच्चों t, दोनों से हम i को कॉमन निकाल लेंगे तो ये ti हो जाएगा, ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा r अपॉन i, ठीक है। फिर आगे इसी का एक बदला हुआ रूप होता है d इज इक्वल टू टी आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये फार्मूला बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू कहाँ से आया, जबकि हमको मालूम है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई अपॉन आर, तो ये उल्टा था आर अपॉन आई, तो ये हमने लिख लिया 1 अपॉन 1 माइनस म्यू, तो ये भी लेटरल शिफ्ट के लिए एक फार्मूला होता है। तो ये दो फार्मूले लेटरल शिफ्ट के लिए, फर्स्ट और ये सेकंड, आप दोनों फार्मूले याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और बहुत जगह ये फार्मूला यूज होता है। एक बार फिर से मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। हम आपको पार्श्विक विस्थापन बता रहे थे, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के कैसे होती है, समांतर होती है, तो उनके बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी आई, ठीक है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी आई वो आरएल आई। आरएल को निकालने के लिए पहले तो ये जो अभिलंब था उसको पूरा आप खींच लेना, लंबा कर लेना बच्चों। अब इसके बाद देखिए क्यू, सबसे पहले दोनों त्रिभुज आप याद रखना, ठीक है, दो त्रिभुज है, हमको देखिए हमको लंब निकालना है तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ण की जरूरत। तो उसी कर्ण को हमने जरूरत को पूरा करने के लिए क्यू आर को हमने पहले QN1 R में cos R निकाला और cos R से हमने QR जो कर्ण थी उसकी वैल्यू निकाल लिया T अपॉन cos R। फिर समकोण त्रिभुज QLR, समकोण त्रिभुज QLR, मैं यहाँ नाम चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा रुकेंगे, ये मैंने नाम चेंज कर दिया, QLR समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ लिया, यहाँ हमने क्या निकाला, साइन आई माइनस आर, RL अपॉन QR हो गया, RL ये AB को हमने T मान लिया था, ठीक है, सॉरी RL तो हमारे पास D है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, D अपॉन QR आ गया, D इज इक्वल टू QR साइन आई माइनस आर, और QR की वैल्यू T अपॉन कॉस आर है तो हमने कॉस आर पुट कर दिया। इसके अलावा हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यदि I की वैल्यू 0 तो R की वैल्यू 0, दोनों का मान बहुत ही कम है, कॉस R की जगह 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा और साइन आई माइनस आर को लगभग आई माइनस आर मान सकते हैं। तो D इज इक्वल टू टी आई माइनस आर आ गया, I को कॉमन निकालना 1 माइनस आर अपॉन आई। अब मालूम है जबकि म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आर होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस म्यू होता है। तो पार्श्विक विस्थापन इन चीजों पर निर्भर करता है, जो समांतर फलक है उनकी बीच की मोटाई, ठीक है, आपतन कोण I और म्यू पर, ये होता है पार्श्विक विस्थापन निकालने का तरीका। तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए जो चीजें आपको समझ में आ रही है, कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, हम फिर से करवाएंगे और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।